दोस्तों, अगर हम कहें कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जीएसटी से बाहर आती हैं, यानी उनका जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके मन में भी जीएसटी से संबंधित ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जीएसटी के ऊपर दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जीएसटी के ऊपर एक सामान्य वीडियो बना रखे हैं, जिसमें हम जीएसटी से जुड़े सभी सामान्य प्रश्नों को और उनसे संबंधित सामान्य जानकारी का अध्ययन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं जीएसटी के प्रकार के बारे में कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। तो जीएसटी चार प्रकार का होता है। जीएसटी चार प्रकार का होता है। एक होता है आपका सीजीएसटी। एक होता है एसजीएसटी और तीसरा यूटीजीएसटी और चौथा होता है आईजीएसटी। तो ये चार प्रकार के जीएसटी होते हैं। जीएसटी के चार प्रकार होते हैं। पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और यस से स्टेट जीएसटी और अगला यूटीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी एकीकृत जीएसटी। और यही जीएसटी जो है एक नया जीएसटी हमको देखने को मिलता है। देखिए, सीजीएसटी क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है वो सीजीएसटी। स्टेट जो राज्य टैक्स ले वो होता है एसजीएसटी। और भारत में राज्य और यूटी दो तरीकों में बटा हुआ है। तो यूटी जो हुआ वो यूटी के चलाने के लिए जो आपका राजस्व जुटाना पड़ता है, वो वहां से जो कलेक्शन करते हैं वो हो गया यूटी जीएसटी। और जो आईजीएसटी है, ये एक नया जीएसटी का प्रकार है, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी एकीकृत कर। इसमें ये क्या है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों के मिलने का एक संयोग है। इसको हम डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं। देखिए, सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी से क्या तात्पर्य है? सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्र का कर। तो भारत के अंदर कोई भी राज्य हो, तमिलनाडु से लेकर आपका उत्तर में जम्मू कश्मीर यूटी हो, या फिर और भी राज्य जैसे पश्चिम में गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक पूरब में, इन सभी जो है एक सेंटर यानी केंद्र के संघ के अंतर्गत ही आते हैं। और इन पर जो सभी राज्यों के से जो कर का प्रकार है जो वसूली करते हैं, हम राजस्व को चलाने, सरकार को देश चलाने के लिए कुछ राजस्व इकट्ठा करना पड़ता है, कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता है। और इस रेवेन्यू को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार जो है अपनी जनता से इसको कलेक्ट करती है। तो जो केंद्र सरकार अपने लिए रेवेन्यू कलेक्ट करे वो सीजीएसटी उसे बोला जाता है। उसी तरह से जो राज्य सरकार अपने राजस्व को चलाने के लिए जो कर लगा करके राजस्व इकट्ठा करे उसे हम स्टेट जीएसटी बोलते हैं, जिससे राज्यों को चलाया जाए, राज्य का राजस्व जिससे इकट्ठा हो और राज्य उसे अपने राज्य में चलाए उस कर के माध्यम से। आगे यूटीजीएसटी होता है केंद्र शासित प्रदेश, जैसे अब दिल्ली है या पुडुचेरी है, इन केंद्र शासित प्रदेशों को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके जनता द्वारा जो उस पर कर लगा करके वसूली की जाती है, राजस्व इकट्ठा किया जाता है, वो उस यूटी के अंदर हो रहा है, इसीलिए उसको यूटीजीएसटी कहा जाता है। और आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी स्टेट जीएसटी और आपका सेंट्रल जीएसटी का क्या है? एक संयोग है, दोनों को मिलाकर बना हुआ है, या फिर सेंट्रल जीएसटी और यूटी जीएसटी को मिलाकर के बना हुआ है।
इसको हम डेस्टिनेशन जीएसटी कहते हैं। यानी ये बंटवारा का क्रम निर्धारित करता है कि जो हमारा 4 जगहों पर टैक्स बटा हुआ है। अब जब ये इस तरह की जीएसटी भारत के अंदर आया था, पहले जब जीएसटी नहीं था तो यहाँ पर 2 तरीके के कर देश के अंदर टैक्स सिस्टम, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था। अब जब ये भारत के अंदर जीएसटी आया तो इसमें जब देखा गया कि ये 4 प्रकार के कर आए तो लोग क्या हुए, घबरा गए। उनको लगा कि अगर 18% टैक्स हमसे सरकार लेगी तो ये 18% टैक्स यहाँ भी देना होगा, यहाँ भी देना होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम एक ही चीज पर 4 जगह अगर टैक्स पे करेंगे तो हम प्रत्येक जगह 18 यानी 72% टैक्स हमको देना पड़ जाएगा। इसीलिए जीएसटी का बार बार विरोध हो रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर सेम स्टेट की बात हम करें, सेम स्टेट यानी समान राज्य के अंदर अगर कोई भी किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर 2 ही प्रकार का कर लगेगा। कौन कौन सा? एक आपका केंद्र लेगी जिसे सीजीएसटी, और दूसरा यस जीएसटी। तो यहां पर 2 ही प्रकार का कर लगेगा, न कि 4 प्रकार का कर लगेगा। और वो भी 2 प्रकार का कर जो इनका जीएसटी का स्लैब है, यानी जो 5 प्रकार के हमारे जीएसटी के स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इन्हीं का जो लगता है वो दोनों राज्य और केंद्र के बीच में उसका बंटवारा किया जाता है, न कि अलग अलग, यानी 18 यहाँ भी देना है या 18 यहाँ भी देना है। उसी को हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट करके 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। उसी तरह से यूनियन टेरिटरी अगर है तो यहां पर भी 2 प्रकार का टैक्स देना है। एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और दूसरा यूटीजीएसटी देना है, यूटीजीएसटी। और टैक्स अगर हम कहें कि टैक्स हमारा जो लगा, जीएसटी हमारा लगा 18%, तो हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी सीजीएसटी के रूप में हम 9% ही देंगे, और 9% हमारा जो है यस जीएसटी के रूप में जाएगा। तो कुल मिलाकर जो देना है वो एक ही रेट देना है, और वो उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन सीजीएसटी और यस जीएसटी के रूप में बंटवारा हो जाता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? एक राज्यों का दूसरे राज्यों से जब कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी वस्तु, मान लीजिए हम कहें कि गुजरात के अंदर या राजस्थान के अंदर कोई भी वस्तु बन रही है, और वो वस्तु वहां से बनने के बाद जो कुछ भी प्रोडक्शन हुआ और वो जा करके दूसरे देश के अंदर बिक रहा है, तो जो उस पर टैक्स लगेगा, तो पहले के समय में जब जीएसटी नहीं था तो वहां पर एक राज्य जहां पर उत्पादन हुआ वो अलग टैक्स लगाते थे, और उसके बाद वो जहां पर बिकने जाता था वहां पर भी टैक्स लगता था। यानी जीएसटी आने के पहले देश के अंदर कुल 17 प्रकार के टैक्स थे जिसको जीएसटी ने समाप्त किया, और 23 प्रकार के सेस यानी उपकर को भी, अधिभार को भी इसने समाप्त किया था। जब जीएसटी नहीं था तो जो भी अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती थी उत्पादन पर, कंपनी के उत्पादन पर, वो कंपनी क्या करती थी, एक्साइज ड्यूटी को सरकार को पे करती थी, और अपने यहाँ पर टैक्स सिस्टम का कोई भी फिक्स नहीं था कि बिहार सरकार कितना परसेंट टैक्स लेगी, 18% लेगी या 14% लेगी, गुजरात कितना परसेंट लेगा, दिल्ली के अंदर 12% है, उत्तर प्रदेश के अंदर 16% है। यानी किसी भी राज्य के अंदर समान कर जो है नहीं था। ऐसे में विदेशी कंपनियां जब भारत आती थी तो उनको बड़ा दिक्कत होता था। अगर उनको लगे कि नहीं, हमको दिल्ली में 12% टैक्स देना है और हमें वही जाकर के उत्तर प्रदेश के अंदर 18% देना है या 14% देना है, तो उनको कहाँ पर अच्छा लगेगा कि हम दिल्ली के अंदर ही क्या करें, अपनी कंपनी को स्थापित करें, क्योंकि देश एक ही है और टैक्स अलग अलग प्रकार के हैं। तो जहां पर हमें कम टैक्स देना होगा लोग उसकी तरफ ज्यादा भागेंगे। जीएसटी ने क्या किया, इन सभी को समाप्त कर दिया। अब एकीकृत कर क्या है कि जहां पर उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, वहां का हम नहीं देखते, जिस राज्य में वो बिका है वहां पर देखते हैं। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ किसी भी चीज का उत्पादन, और वो उत्पादन जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर बिकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लगा हुआ टैक्स जो है, जिस स्लैब के अंदर वो आता है जीएसटी के, मान लीजिए 18%, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं जीएसटी में 18% के दायरे में आती हैं।
सरकार क्या करेगी, वहां से उस पर 18% जीएसटी ले लेगी और वही प्रोडक्शन जो उत्पादन की वस्तुएं अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बिकती हैं तो 9% अपने पास रख लेगी और 9% दे देगी उत्तर प्रदेश सरकार को। तो वही एकीकृत कर जो है इंटीग्रेटेड जीएसटी के रूप में जाना जाता है। अब आगे हम बात करेंगे। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी आपने समझ लिया ना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो दो तरह के टैक्स होते थे, दो प्रकार के कर लगते थे, वो अब एक ही प्रकार के कर लगेंगे और ये देखा जाएगा कि सामान जो है वो बिक कहाँ पर रहा है और सरकार जो है उसी को जीएसटी के रूप में आधा अपना अंश जो है वो ले लेगी, आधा उस राज्य को दे देगी। ये नहीं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश भी 14% या 10% टैक्स लगा दे, फिर उस वो वस्तु उत्तर प्रदेश के अंदर बिके तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उस पर 10% टैक्स लगा दे। ये फायदा हुआ जीएसटी के आने का। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी इनपुट क्या है और जीएसटी आउटपुट क्या है। जीएसटी इनपुट और जीएसटी आउटपुट। जीएसटी इनपुट और जीएसटी आउटपुट। तो देखिए जीएसटी इनपुट में हमने मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं और उस चीज को हमने खरीदा 100 रुपए का और जीएसटी के रूप में हमने मान लिया कि उस पर टैक्स लगा है 10%। तो हम उस सामान को 100 रुपए की वस्तु को हम कितने में खरीदेंगे, 110 रुपए में। हमने माना कि हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं और वस्तु की कीमत कितनी होती है, वस्तु की कीमत होती है 100 रुपया, 100 रुपया और इस पर जो जीएसटी लगा है वो 10% जीएसटी है। तो हम इसको 100 का 10% यानी 10 रुपया हुआ तो 110 रुपये में हम क्या करेंगे, इसको खरीद लेंगे। इस वस्तु को हम 110 रुपये में खरीद लेंगे और खरीद कर अपने पास लाएंगे। तो हम जब 110 रुपये का खरीदे हैं तो हम इसको बेचेंगे। मान लीजिए हमने 110 रुपये का खरीदा और हम अपने यहाँ ला करके इसका दाम रख दिया 150 रुपया। अब भाई आज हम सामान खरीदें तो जरूरी है नहीं कि आज ही बिक जाए, हो सकता है ये 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद बिके। तो हम क्या करेंगे, इस पर 150 रुपया दाम रख करके हम इसको अपने पास रख लिए और जब हम इसको बेचेंगे तो अब चूंकि 10% जीएसटी हमने पे किया है तो 10% जीएसटी यहाँ पर भी लगेगा, 10% जीएसटी। तो यहाँ पर 150 रुपये के सामान पर अगर 10% जीएसटी लगे तो 15 रुपया हमारा क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, 15 रुपया जीएसटी लग जाएगा। अब लोगों को लगता था कि हमने खरीदते समय 10 रुपये का जीएसटी पे किया है और फिर बेचते समय भी 15 रुपये का जीएसटी हमसे गवर्नमेंट ले लेगी, तो कुल हम एक ही सामान पर 2 जगह जीएसटी पे किए, तो यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे कि 25 रुपया क्या कर दिए, जीएसटी दे दिए। इस बात पर भी विरोध हो रहा था कि जीएसटी जो है हमको इनपुट के जगह पर और आउटपुट के जगह पर, दोनों जगह पर हमें जोड़कर अगर देना है तो कुल मिलाकर के हमको क्या पड़ रहा है, ये महंगा पड़ रहा है। ये कर ऐसा है, ये टैक्स सिस्टम ऐसा है कि हमको क्या कर रहा है, एक ही चीज पर 2 जगह जीएसटी पे करना पड़ रहा है, इसलिए इसका विरोध हुआ। तो बाद में ये बात समझ में आई कि गवर्नमेंट कहती कि जो आपने यहाँ पर 10 रुपया हमको दिया है वो 10 रुपया हमें नहीं चाहिए। आपने यहाँ पर 15 रुपया कमाया है तो इसमें 10 रुपया तो आपने हमें पहले से ही दे रखा है, तो अब आप केवल 5 रुपया हमें देंगे। कितना, 5 रुपया देंगे, तो 15 रुपया हुआ। तो हम कहें कि हमने सामान जो खरीदा वो कितने का खरीदा था, हम सामान खरीदे थे 110 रुपये का जीएसटी सहित और हमने बेचा कितने का, 165 रुपया का, यानी 150 का सामान है, 15 रुपया जीएसटी, तो 165 रुपया हो गया। तो 165 रुपये का हमने क्या किया, उसको बेच दिया। और ऐसे में तो हम देखें कि 165 का हम खरीदे बेचे हैं और 110 का हम क्या किए थे, खरीदे ही थे, तो कुल 55 रुपया अभी हम फायदा में हैं। लेकिन हमने क्या किया कि 10 रुपया खरीदते समय जीएसटी दिया था और गवर्नमेंट करे कि आप 10 दे चुके हैं तो 15 कमाएं तो 5 हमें और दे दीजिए, तो यानी कुल मिलाकर के 55 में से 15 रुपया हमारा क्या बन गया, जीएसटी बन गया और ये हम सरकार को पे कर देंगे, तो हमको कुल मिला करके 40 रुपये का फायदा हुआ और यही हमारा 40 रुपया क्या है, जीएसटी है। और यही 15 रुपया अगर आप नहीं देंगे तो ये जीएसटी चोरी के दायरे में आएंगे और आपको 5 साल तक का क्या होगा, जेल होगा। तो आप जीएसटी इनपुट क्या है और जीएसटी आउटपुट क्या है, आप जितने बार इस वस्तु को आप अधिक से अधिक दामों पर बढ़ाते जाइए और उस पर जो टैक्स लगेगा, आप टैक्स
दोबारा पे नहीं करना होगा। जो आपने पहले से दे दिया उसको घटाते जाएंगे और उससे अतिरिक्त जो आपने टैक्स लिया वो केवल और केवल उसी को पे करना होगा। जैसे आपने यहाँ 10 दिया था और 15 यहाँ पर टैक्स के रूप में आपने लिया है, तो आप केवल इसमें से 5 रुपया और गवर्नमेंट को देंगे। 10 पहले से जो दे चुके हैं उसको आप यहाँ पर माइनस कर लेंगे। और जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती है, उनको लगता है कि ये जीएसटी तो ठीक नहीं है, एक ही वस्तु पर हमें 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आगे हम बात करेंगे जीएसटी के स्लैब के बारे में, यानी जीएसटी के प्रकार। तो जीएसटी के कुल 5 प्रकार होते हैं, 5 स्लैब हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, यानी वस्तुओं के ऊपर यही जो है टैक्स लगाए जाते हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो हम बात करते हैं 0%, यानी जिसको हम नील स्लैब बोलते हैं, यानी जिस पर टैक्स ही न लगे, ऐसी वस्तुएं जिन पर कोई भी टैक्स न लगता हो। तो जो जरूरत की वस्तुएं हैं उन पर टैक्स नहीं लगता। जैसे दवा हो गया, आपका दवा पर टैक्स नहीं लगता। उसके बाद आपका कृषि यानी खेती से संबंधित जो भी उत्पादन है उस पर टैक्स नहीं लगता। जैसे हम गेहूं पैदा करें, कितनाहू का गेहूं बेचे, सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी। धान चावल जो कुछ भी अगर हम पैदा कर रहे हैं खेती से, रॉ मटेरियल जो हमारा है उसके उत्पादन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। जैसे हम दूध का उत्पादन करें, पशुपालन कर रहे हैं और पशु के वजह से जो दूध का उत्पादन कर रहे हैं उस पर हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 0% एंड नील स्लैब में जरूरत की वस्तुएं आती हैं, खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित सभी वस्तुएं, पशुपालन, उसके बाद दवा, दूध हो गया, गेहूं चावल जो कुछ भी, मैदा, हरी सब्जी जो कुछ भी हम पैदा कर रहे हैं इस पर जो है टैक्स नहीं लगता। अगर हम यही बात करें, ये 0% के दायरे में आते हैं। अगर हम बात करें इसी दूध को हम जब लेकर के आ जाए मार्केट के अंदर और उसी दूध का हम चाय बना करके बेचें, तो तुरंत इस पर कितना लगेगा? 5% का टैक्स लगेगा। यानी उस दूध से चाय बनी, जब दूध उत्पादन हुआ तो उस पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन उसी दूध को जब हम लेकर के आए, चाय बनाए, तो उस पर 5% टैक्स। कॉफी बनाए तो उस पर 5% का टैक्स। न्यूज़पेपर पर 5% का टैक्स लगता है। कोयले पर 5% का टैक्स लगता है। चीनी पर 5% का टैक्स। वही दूध को हम जब लेकर के मार्केट के अंदर जाए और पनीर बना करके पैकेट के अंदर पनीर पैक करके बेचेंगे तो उस पैकेट पनीर पर भी 5% टैक्स लगेगा। और जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है इन पर भी 5% का टैक्स लगता है। तो ये चाय, कॉफी, न्यूज़पेपर, ऐसी और भी चीजें हैं जो 5% जीएसटी के स्लैब के अंतर्गत आती हैं। आगे अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जैसे हमने दूध उत्पादन पर 0% टैक्स लगाया था, लेकिन जैसे ही हम दूध से चाय और कॉफी बनाए वो 5% के दायरे में आ गया। अब थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, उसी दूध का हम मक्खन खाते हैं और घी खाते हैं। जब मक्खन और घी खरीदने गए तो उस पर तीसरा स्लैब यानी 12% का टैक्स लगा। और जैसे सब्जी, हमारा जूस है, सब्जी है, उस पर क्या है, वो 0% टैक्स के अंतर्गत। लेकिन उसी सब्जी, उसी फल का हम जब जूस बना करके पैकेट के अंदर बेचते हैं तो पैकेट जूस पर कितना? 12% स्लैब। और मोबाइल जो है, मोबाइल फोन, वो 12% स्लैब के अंतर्गत आता है। काजू हो गया, बादाम हो गया, ये दोनों 12% स्लैब के अंतर्गत आता है। आगे अगला और थोड़ा सा अधिक हम थोड़ा लग्जरी, जैसे जैसे हम थोड़ा अपने लग्जरियस लाइफ में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे टैक्स की दरें क्या होती हैं? महंगी होती चले जाएंगी। सबसे अधिक वस्तुएं जो है 18% टैक्स के अंतर्गत आती हैं। इसमें आप 12% वाले में, जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं और कपड़ों का प्राइस जो है 1000 से क्या है, ऊपर का है, तो भी आपको उस कपड़े पर 12% जीएसटी पे करना होगा। आगे 18% स्लैब में जैसे तेल हो गया, क्रीम हो गया, और स्कूल बैग, टूथपेस्ट, कंप्यूटर हो गया, आयरन हो गया, स्टील, आयरन इन स्टील, यानी पेपर पर भी आपका 18% टैक्स लग रहा है। स्कूल का बैग, पढ़ने लिखने वाली वस्तुओं पर 18% टैक्स। सबसे अधिक वस्तुएं 18% के ही दायरे में आती हैं। और अब एक और इसके बाद बचा 28% टैक्स। 28% टैक्स एकदम लग्जरी लाइफ वालों के लिए है। अगर आप 500 रुपये से अधिक महंगे के फुटवेयर पहनते हैं, जूता वगैरह, सैंडल, चप्पल जो भी पहनते हैं, तो उसमें 500 के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं आप 18% स्लैब के जीएसटी के अंतर्गत आएंगे। और आपकी लाइफ जैसे ही लग्जरी होती चली जाती है, लग्जरियस लाइफ आप जीने लगते हैं, जैसे खूब अच्छा मकान बना रहे हैं, सीमेंट का उपयोग करेंगे, सीमेंट पर 28% टैक्स गवर्नमेंट लेती है। आप कार खरीदेंगे,
कार पर 28% टैक्स जो है क्या करेगी, गवर्नमेंट लेगी। बाइक पर 28% टैक्स। परफ्यूम लगाइए, कंडीशनर लगाइए, शैम्पू लगाइए, इन सब पर कितना 28% टैक्स गवर्नमेंट लेती है। पटाखा बजाएंगे तब भी आपसे पटाखा के ऊपर सरकार गवर्नमेंट जो है 28% का टैक्स रखती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हालांकि ऐसी 1200 से भी अधिक वस्तुएं हैं, हम सभी को यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो जो इस तरह के जीएसटी के स्लैब के अंतर्गत आती है। जीएसटी के बाहर की वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है। तो आपका डीजल हो गया, जैसे डीजल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं लिया गया। पेट्रोल को भी जीएसटी के अंतर्गत नहीं लिया गया है, पेट्रोल भी जीएसटी के बाहर है। क्योंकि अगर हम इस पर पेट्रोल और डीजल पर जब भी हम जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी में सबसे अधिक जो रेट की स्लैब है वो 28%, और 28% के अंदर भी अगर हम इसको लाएंगे तब भी ये सरकार को बहुत घाटा लगता है। यानी इसीलिए इसको एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क के अंतर्गत सरकार रखती है और जीएसटी में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके बाद आपका गैस हो गया, एलपीजी गैस, इलेक्ट्रिक हो गया यानी विद्युत, इलेक्ट्रिक हो गया, और आपका शराब हो गया, शराब। इसीलिए आप देखेंगे कि दिल्ली में शराब का रेट कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है, उत्तर प्रदेश के अंदर शराब का कुछ रेट कुछ और है। इसी तरह आप देखेंगे पेट्रोल, बिहार में कुछ अलग ही दाम है पेट्रोल का, उत्तर प्रदेश में कुछ और ही दाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या होता है इनकी कीमत है। गैस की कीमत, इलेक्ट्रिक दो प्रकार का, एक डोमेस्टिक और दूसरा कमर्शियल। तो इसमें इसका यूनिट आता है, कहीं पे 5 रुपया, कहीं पे 7 रुपया, या अगर डोमेस्टिक 5 रुपया है, कमर्शियल 7 रुपया है। तो ये क्या है, ये चीज़ें इसीलिए जीएसटी के दायरे में नहीं रखी गई ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा कर गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। और आगे हम बात करें जीएसटी इन क्या है। जीएसटी इन तो जीएसटी के अंदर न आने के कारण है आपको इनके रेटों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट देखने को मिलेगा। अगर जो चीज़ें जीएसटी के अंतर्गत में आ गई हैं उनमें आपको दो रेट देखने को नहीं मिलता है। जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी मतलब आप समझ रहे, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स। आईएन का मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जीएसटी के आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल 15 अंक होते हैं। यानी जो जीएसटी आपको जीएसटी नंबर मिलता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 15 डिजिट होते हैं। और इस 15 डिजिट में आपका 10 अंक तो आधार ये पैन कार्ड का ही होता है। तो कभी पूछे, और महीने में कितनी बार, 3 बार जीएसटी आपको पे करनी होती है। 3 बार महीने में जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। और ये 15 अंक किस प्रकार से होते हैं, तो एक आपका स्टेट का कोड होगा और उसके बाद आपका पैन नंबर होता है, और लास्ट के 3 डिजिट और होते हैं। इसको मिला करके कुल 15 अंक का आपका जीएसटी नंबर बनता है। तो और अगर जीएसटी का किसी ने चोरी कर लिया यानी जीएसटी का भुगतान नहीं किया तो जीएसटी चोरी करने पर 5 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है, सजा का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों हमने जीएसटी से संबंधित सभी पहलुओं को 2 वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। और जीएसटी क्या है, इसका स्लोगन क्या रहा कि एक राष्ट्र एक कर होना चाहिए, जो कि वास्तव में सही भी था। क्योंकि भारत जैसे देश के अंदर जो कि एक राज्यों का संघ है और प्रत्येक राज्यों में क्या होता है कि अलग अलग तरह की दरें होती थी जीएसटी आने से पहले। यानी टैक्स कुछ इस प्रकार था कि कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि हम कहाँ पर किस चीज़ का कंपनी का स्थापना करें, कंपनी को लगाएं,
किस तरह से हम टैक्स से बच पाएँ, तो एक राष्ट्र एक कर बहुत ज़रूरी था। जैसे अगर आने वाले समय में कोई भी विदेशी कंपनियां हैं, गुजरात अपने यहाँ का टैक्स थोड़ा कम कर दिया अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो ज़्यादातर कंपनियां कहाँ पर स्थापित की जाएंगी? गुजरात के अंदर होंगी। और वही गुजरात उन कंपनियों से प्रोडक्शन करके और उन्हीं को भारत के अन्य राज्यों में बेच करके और अधिक टैक्स लगा करके पैसा कमाएगा। और ऐसे में अगर जीएसटी हो गया तो सभी राज्यों में कर की दरें जो होंगी, टैक्स की जो रेट होगी वो समान होगी। तो हम अगर कहीं भी मान लीजिए अगर कार खरीदने पर हमको 28% टैक्स लगता है, तो पूरे भारत में अगर हम कहीं भी खरीदें तो हमको 28% टैक्स ही देना होगा। ऐसे में क्या होगा कि पूरे भारत का जो है सर्वांगीण विकास होगा। जैसे अगर हमको किसी भी कंपनी को अगर गुजरात के अंदर कम टैक्स देना पड़ा तो वो गुजरात में लगेगी, असम में क्यों जाएगी? ऐसे में अगर हम पूरा एक ही टैक्स का प्रकार रहेगा तो हम एक कंपनी गुजरात के अंदर बैठा करके इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर कर लेंगे और दूसरी कंपनी हम असम में लगा करके उधर पूर्वोत्तर राज्यों के भारत के कवर कर लेंगे। तो ऐसे में एक राष्ट्र के लिए एक कर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज जो कुछ भी हमने पढ़ा इसके सभी स्लाइडों की पीडीएफ लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं।